प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या भ्रष्टाचार को देश में लीगलाइज कर दिया गया है? माहौल तो ऐसे ही लग रहा है, हालात तो इसी किस्म के दिख रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है, ये सबसे घटिया सरकार है 75 साल के अंदर, और इसने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है हर तरीके से। देखिए, चंदा जो है पार्टियां किसी को धमका के लेती हैं, जो सरकार में है वो धमका के डरा के भी लेते हैं, और इन्होंने तो ऐसा रास्ता निकाल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इससे ज़्यादा घटिया रास्ता और कोई हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा। यानी अगर ये ईमानदार थे, अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों निकाला इन्होंने? चोरी से चंदा लेना क्यों ये नियम निकाला इन्होंने? इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है चोरी से, बिना पर्दे के, मतलब बिल्कुल सब कुछ छिपा करके उस तरीके से डोनेशन लेना। क्यों पड़ी आपको ऐसे चोरी से डोनेशन लेने की? देश का पैसा है, देश के लोग देने वाले हैं, उनकी जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ देंगे। आप क्यों तानाशाही करके ले रहे हैं? और क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने निकाला है? यहाँ आपने एकदम जो ट्रांसपेरेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो आप कैसे ईमानदार कह रहे हैं अपने आप को? ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहाँ से बांट रहे हैं आप? जब आप ये लीगलाइज कर दिया आपने भ्रष्टाचार को कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और इतनी झूठी सरकार आज तक नहीं आई। 100 दिन के अंदर काला धन लाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय कहकर आए थे। 15 सितंबर को रेवाड़ी में इनकी रैली थी। 13 सितंबर 2013 को पीएम कैंडिडेट बने। पहली रैली इनकी हरियाणा में रेवाड़ी में थी, और इस रैली के अंदर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गए थे। इसमें बड़े सीना तान करके इतनी झूठे बोली थी उस वक़्त के प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने, बहुत झूठ बोला था। उसी में एक झूठ ये भी था कि 100 दिन के अंदर पूरा काला धन हम देश में लेके आएंगे और 15-20 लाख रुपए हर एक के खाते में ऐसे ही आ जाएगा। ये वर्ड था प्रधानमंत्री महोदय का, 15-20 लाख। 15 नहीं था, 15-20 लाख। कहाँ गया वो वायदा? कहाँ चला गया वो वायदा? एक सर के बदले 10 सर लाने वाले थे ये, कहाँ चले गए वो? पहले से कहीं ज़्यादा आज शहीदियाँ हो रही हैं इनके शासनकाल में। कहाँ गया वो वायदा? जुमला था वो भी जुमला था। यानी 2-2 करोड़ नौकरियां इन्होंने हर साल देने की बात कही थी। 2-2 करोड़, और 2-2 करोड़ देने की बजाय नौकरियां छीनने पर लगे हैं। इन्होंने सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन देने के लिए कही थी, वो भी जुमला निकला। पेंशन OROP दी है, मगर वो लंगड़ी करके दी है, टांग काट के दी है, अधूरी दी है। और उसके बाद सैनिक आज तक हड़ताल पर हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है उनको सुना नहीं जा रहा है। उनको तानाशाही से कहा जा रहा है जो देना था दे दिया, बैठे रहिए, कब तक बैठेंगे? ये जवाब है सरकार का। कितना गैर जिम्मेदार है। क्यों? ये देश से ऊपर है क्या? आप देश के नौकर हैं प्रधानमंत्री महोदय। आपके अंदर जो फतूर है वो निकाल दीजिए, मालिक वाला। मालिक नहीं है आप देश के, आप शहंशाह नहीं हैं, आप देश के नौकर हैं। और नौकरी करनी बस की नहीं है तो चले जाइए मेहरबानी करके छोड़ के। और बहुत लोग करने वाले, न्योता दे के नहीं बुलाया था आपको, आप खुद सीना तान के आए थे, दूसरों को गालियां दे करके आए थे, दूसरों को कोस करके आए थे। आप कहाँ खड़े हैं आज? आप अपने अंदर झांकिए, आज आप कहाँ खड़े हैं? कितने दुख की बात है ये, इतनी जुमलेबाजी, यानी करप्शन को। अब देखिए, रफाल का सौदा इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन तानाशाही देखिए, कोर्ट से भी इन्होंने क्लियरेंस ले लिया है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप कब तक बचाएंगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर में आपकी सच्चाई आएगी। फ्रांस में भी एक जांच बैठ रही है, और मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ प्रभावित कर पाएंगे जांच को। जैसे आप भारत में कर रहे हैं वैसे वहाँ नहीं कर पाएंगे आप, ये मुझे पूरा भरोसा है। फ्रांस की सरकार के ऊपर आपकी नहीं चलेगी, ना वहाँ की कोर्ट पर चलेगी। यहाँ की कोर्ट को तो आप चाहते हैं गुलाम बनाना। मुझे हालांकि हमारी कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है, हमारी अदालतों पर पूरा भरोसा है कि वो सरकार के कहीं भी आसपास इनके चंगुल में फंसने की बजाय ये ईमानदारी से देशवासियों के प्रति जवाबदेही से हमारी अदालत काम कर रही है, और ऐसे ही करती रहेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। हमारी अदालतों पर भरोसा है मुझे। लेकिन इन्होंने लीगलाइज कदम कदम पर लूट मचा रखी है। राम मंदिर इन्होंने कोई श्रद्धा से नहीं बनाया है, राम मंदिर इन्होंने केवल लूट के लिए बनाया है।
करप्शन के लिए बनाया है, वहाँ भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने, खूब किया है। वहाँ की जमीनें देखिए, और ईवीएम मशीन से फिर जीत गए ये, फिर जीत गए। और जो हारे हैं वो मैदान में नहीं है, अभी भाग गए। वो एक शब्द कहने के लिए नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि हमें जनता का फैसला मंजूर है, क्योंकि उनके अंदर भी कमियां हैं। ये उनकी फाइलें निकाल के आगे करेंगे, तो समझौता कर लिया सबने। सारे आज नतमस्तक हैं, घुटने टिका करके इनके सामने नतमस्तक है, शर्म की बात है। लेकिन फौजी जनता पार्टी नतमस्तक नहीं है। गलत ताकतों के आगे फौजी जनता पार्टी नहीं झुकेगी। सीना तान के हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे और आपको भगाएंगे, आपको उखाड़ेंगे देश से। 140 करोड़ लोग फौजी जनता पार्टी के साथ हैं और आपको उखाड़ के ही दम लेंगे हम। एक संवैधानिक सरकार का गठन होगा जिसमें गरीब, मजदूर, जवान, किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे। ऐसी सरकार का गठन होगा जो गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी और जवानों की सरकार होगी। ऐसी सरकार का गठन किया जाएगा जो देशवासियों की सरकार होगी, जो संवैधानिक सरकार होगी, सबके हितों की रक्षा करेगी, जो महान शहीदों के सपनों को साकार करेगी और उनके सपनों के भारत का निर्माण करेगी। ऐसी सरकार बनेगी। ये सरकार फौजी जनता पार्टी बनाएगी। मैं आपको चेतावनी देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, जल्दी से जल्दी हो सके तो या तो सब कुछ सुधार दीजिए, जो गंदगी मचाई है, जो बेचा है उसको वापस लाइए देश के अंदर, वरना आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि ये देश गुलाम नहीं है, ये देश ने बेची नहीं है संपत्ति, आपने चोरी से बेची है, हेराफेरी से बेची है। किससे पूछा आपने? किसने इजाज़त दी आपको ये सब बेचने की? आपको इसकी सज़ा भुगतनी होगी। जो कर्म किए हैं वो कर्म आपको भुगतने होंगे, भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री महोदय, कहाँ तक बचेंगे आप? आपने लीगलाइज कर दिया भ्रष्टाचार को, नहीं होगा ऐसे। कदम कदम पैसे किया। महामारी के दौरान में आपको दुनिया भर का चंदा मिला, कोई हिसाब नहीं दिया आपने कह दिया वो जो है इसके आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है, प्राइवेट है। तो आपने कैसे अपने नाम से खोल दिया? प्रधानमंत्री का नाम कैसे आ गया अगर वो प्राइवेट है? तो शर्म की बात है ये। देश को मूर्ख मत समझिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो चुका है। अब आगे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।